नमस्कार। मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल सोनीपत गोहाना में रैली थी, लेकिन वहां फिर खट्टर साहब नहीं दिखे। इसके पहले भी जो रैली हुई थी कुछ दिनों पहले कुरुक्षेत्र में, जो मोदी की पहली रैली थी हरियाणा में, वहां भी रैली मंच से गायब थे खट्टर साहब। तो एक पूरे प्रदेश में, हरियाणा में एक तरह से ये हवा बन रही है। लोग बता रहे हैं कि खट्टर साहब के खिलाफ जो है जबरदस्त जो है नाराजगी है, और ये नाराजगी बीजेपी में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। अब जाहिर सी बात है, अगर खट्टर एक प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री मंच पे नहीं दिखता है, प्रधानमंत्री के मंच पे, तो इससे कई सारे सवाल खड़े होते हैं, कई सारे गलत संदेश जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, और खट्टर साहब कैसे बीजेपी के लिए क्या मुश्किल बन गए हैं, ये हम पूछते हैं। जो हरियाणा के जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट वीरेंद्र फोगाट, उनसे बात करते हैं। अभी वो हमसे जुड़ रहे हैं रोहतक से। फोगाट साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्कार। आपके दर्शकों को भी प्रणाम, श्रवण जी। जी अच्छा, ये मनोहर लाल खट्टर साहब की वहाँ क्या भूमिका ऐसी रही कि बीजेपी भी उनसे दूरी बना रही है? देखिए, श्रवण जी, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि जो हालात हैं हरियाणा में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दोनों रैलियों में, जो 14 सितंबर को पहले जो है कुरुक्षेत्र में हुई थी, और जो कल गोहाना सोनीपत में, दोनों रैलियों में मंच पर और मंच के पीछे जो पोस्टर होता है उसमें मनोहर लाल खट्टर जी, जो 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, और ये कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पसंद रहे हैं, और वो ही इनको जो है हरियाणा में मुख्यमंत्री के तौर पे लेके आए। पहली बार के विधायक थे और वो मुख्यमंत्री बना दिए गए। और ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अब मनोहर लाल खट्टर जी, उनकी कार्यशैली, उनके बयानात और उनका व्यवहार जो है जी का जंजाल बन चुका है। अब बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में खट्टर साहब से पिंड छुटाने की स्थिति में लोग देख पा रहे हैं। आप ये देखिए कि कल जो है प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका से सीधे आके जो है भारत में लैंड करते हैं और सीधे रैली करने पहुंच जाते हैं। मतलब आप, वो तो हम्म। एक किस्म से जो है पार्टी के प्रचार के लिए अपने आप को इतना जो है झोंके हुए हैं कि अमेरिका से आने के बाद सीधा वो रैली में पहुंच रहे हैं वहां से। बीच में कोई हम्म। प्रोग्राम इस तरह का नहीं उन्होंने किया है। और हम्म। वहां से जो है कुछ दूर हिसार साइड में मनोहर लाल खट्टर जी एक धर्मशाला में कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और समर्थकों की एक मीटिंग में, और खट्टर साहब जो है वहां कहते हैं कि भाई हरियाणा में जो है तीसरी बार सरकार बनेगी और हिसार का विधायक जो है उसमें एक बहुत बड़ी महती भूमिका निभाएगा। तो वहां अच्छा। से कार्यकर्ता उठते हैं और वो कहते हैं कि खट्टर साहब, हरियाणा में बेशक जो हरियाणा में भाजपा की सरकार बन जाए, लेकिन यहाँ से एमएलए नहीं बनेगा। अच्छा। अब ये बड़ा एक तो, और बिल्कुल एक झटका जो है, पूरे सभा में माहौल बदल जाता है और एक झटके की तरह। लेकिन जैसे खट्टर साहब का मैंने कहा और सब लोग कह रहे हैं कि उनका व्यवहार जो है, तो वो एकदम जो भड़क जाते हैं। कौन है, क्या कह रहे हैं, सिक्योरिटी इनको बाहर निकालो। वो कहते हैं सर मैं बताऊंगा कि कैसे विधायक नहीं जीतेगा। अरे नहीं नहीं, इनको बाहर निकालो, बाहर निकालो इनको। तो उनका जो मंतव्य ये था कि भाई हिसार में कमल गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता है, मंत्री बने हैं, निकाय मंत्री, और वहां जो है सावित्री जिंदल, जो माननीय सांसद कुरुक्षेत्र से बीजेपी के, नवीन जिंदल उद्योगपति, उनकी माता जी हैं वो। अगर वो चुनाव लड़ेंगी तो स्वाभाविक से रूप से ये देखिए कि बीजेपी नेता एमपी की माता जी वहां चुनाव लड़ेंगे इंडिपेंडेंट, तो नुकसान किसका होगा। अब ये बात भी वहां बहुत बड़ा इशू बनी हुई है कि भाई इस तरह सावित्री जिंदल जी को खड़ा कर दिया गया है निर्दलीय के रूप में। तो और वो भी उसी समुदाय से, उसी वर्ग से आती हैं जिससे कमल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के एमएलए आते हैं। तो ये वोट कटेंगे तो किसके कटेंगे। नहीं, तो इससे इस खट्टर जी बात से का भी क्या लोग नाराज लेना हैं। देना है? मनोहर लाल खट्टर का हाँ क्या जी। लेना? मनोहर लाल खट्टर लेना, से क्या लेना देना है? इसके पीछे सब, हाँ, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है, और इसका यही है कि लोगों में वहां ये परसेप्शन है, ये धारणा बनी हुई है कि खट्टर साहब ने ही सावित्री जिंदल को टिकट दिलवाई है वहां, ओ सॉरी, निर्दलीय खड़ा कराने में उनकी बड़ी जो है भूमिका रही है। लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं खट्टर साहब पे। और उस सभा में वो लड़का जो यही बताने की कोशिश कर रहा था कि भैया इसको तो बिठा नहीं पाए। भाई नवीन जिंदल जब एमपी हैं तो उनकी माता जी को मना सकते थे ये लोग। हम्म। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग या राजनीतिक हलकों में या मीडिया के हलकों में ये बात वहां बहुप्रचारित है। इसको आरोप कहिए या प्रत्यारोप कहिए कि भाई सावित्री जिंदल के खड़ा होने में खट्टर साहब का
योगदान है। और ऐसे ही खट्टर साहब पे बहुत सारे ऐसे आरोप हैं हरियाणा में कि इन्होंने बहुत सारे अपने कैंडिडेट्स को जो है निर्दलीय या बागी के रूप में खड़ा करवा दिया है। जहां उन टिकट जिस हिसाब से उन्होंने बंटवाई ठीक है, जहां उनकी नहीं चली टिकटों में, वहां इस तरह के विरोधी उम्मीदवार या बागी उम्मीदवार खड़े करवा दिए खट्टर साहब के बारे में। ये एक धारणा भी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसका जिक्र करते हैं। तो ये जो एरोगेंस है उनकी, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, चुनाव प्रचारकों के लिए, इवन जो है केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी बहुत बड़ा जो है संकट बन गई है। और इसका एक सीधा सीधा सा अगर एक एग्जांपल तो ये देखिए आप कि लोकसभा चुनाव से तुरंत पहले एकदम गुड़गांव की रैली में वो कई एक्सप्रेस वे का मोदी साहब उद्घाटन करते हैं और उसमें हम्म। मनोहर लाल खट्टर जी की बहुत तारीफ करते हैं, और उसी रात को फैसला होता है और अगले दिन उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि उनको एकदम क्यों बदला गया। तो ये बात तो सही है कि उनको बदला गया है तो कोई कारण रहा होगा, अन्यथा क्या हुआ कि 10 साल में से 9.5 साल मुख्यमंत्री पद पे रहने के बावजूद उनके चेहरे को जो है पेश नहीं किया गया। और क्यों अमित शाह को ये कहना पड़ा कि हम नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और हमारे भविष्य के जो है चीफ मिनिस्टर भी यही होंगे। हालांकि इसका भी बीजेपी के उसमें हलकों में विरोध हुआ, चाहे राव इंद्रजीत सिंह है, वो चाहे अनिल विज हैं, या और हम्म। बहुत सारे से रामविलास शर्मा है, ये लोगों ने इस चीज का विरोध भी किया था। हम्म। तो ये देखिए, हाँ, हम खट्टर साहब पे अपना नहीं, तो फोकस करते खट्टर हैं। साहब को इस चीज का एहसास है क्या? क्योंकि उन्होंने फिर एक बयान दिया है किसानों को लेकर के अभी एक दो दिन पहले कि भाई जो शंभू बॉर्डर पे किसान बैठे हैं वो दरअसल किसान नहीं है, किसानों के मुखौटे हैं वो। जब हाँ उन्हें पता देखिए, है कि किसान को लेकर, किसानी को लेकर इतनी जो है बीजेपी की हालत खराब हुई, किसान बिल वापस लिए गए तीन, उसके बाद भी चुनाव के ठीक पहले उन्होंने ये बयान दिया, तो क्या उन्हें ये कुछ एहसास नहीं है इस बात का कि वो देखिए सर, अपने अगर के लिए ही एहसास मुश्किल होता, खड़ी कर रहे हैं? यही बात तो मैंने आपको कही है, लोग यही कह रहे हैं मीडिया में और हर जगह ये बात फैली हुई है बुरी तरह कि खट्टर साहब का जो अहंकार कह लीजिए, अव्यवहारिकता कह लीजिए, या उनका जो बोलने का तरीका है, और वो एक टीचर मास्टर की तरह काम करते हैं। जैसे क्लास में मास्टर अपने बच्चों को बैठ जाइए, ये कि मत कीजिए, वो मत कीजिए। और देखिए, आप जो है खट्टर साहब का विकिपीडिया पे या गूगल पे जब उनका बायोडाटा है, उनका जो हिस्ट्री सर्च करेंगे, तो उनका व्यवसाय जो है उन्होंने सबसे पहले किसान लिखा हुआ और फिर बाद में राजनीतिज्ञ। और फिर वो किसानों के बारे में ऐसी बात करेंगे तो लोग तो सवाल उठाएंगे। और किसानों का मुद्दा हरियाणा में बहुत बड़ा मुद्दा है। शंभू बॉर्डर पे जो किसान रुके हुए हैं, इसके अलावा जो दिल्ली में जो 3 बॉर्डर्स पे जो किसानों का आंदोलन चला था, तो किसान आंदोलन की वजह से बहुत सारी नाराजगी है। और खट्टर साहब के कार्यकाल में तो किसानों पे इतने लाठीचार्ज हुए, सिर फोड़े गए हैं, लोगों को मुकदमे दर्ज हुए, जेलों में डाला गया है। उनकी जो है किसी दिन मान लीजिए कोई धरना है, प्रदर्शन, तो रात को उनको उठाया गया है और उनको जेलों में डाला गया है। तो ये नाराजगी बहुत भारी पड़ रही है बीजेपी को। ऊपर से जो है ये खट्टर साहब के बयानात जो है बीजेपी के लिए बड़ा जो है परेशानी का सबब बन गए। देखिए, तो एक छोटी सी बात किसान मैं बताता हूँ, बड़ा जी, हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए। एक बड़ी मजेदार बात है। हरियाणा का जो मुख्यमंत्री निवास है चंडीगढ़ में, उसका नाम मनोहर लाल खट्टर जी ने कबीर कुटी रख दिया। चलो हम्म। अच्छी बात है, कबीर बहुत भारत के बहुत एक वो कहते हैं कि भाई ऐसे कवि हुए हैं जो लोक में बहुत प्रचारित है, उनकी बातें उन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम या जो भी इस तरह के संप्रदाय या धर्म थे उनके बारे में जो कुरीतियां और बुराइयां, उनका काफी विरोध किया है। और उनकी एक जो स्वीकार्यता है वो ऑल अक्रॉस द कास्ट एंड क्रीड, सब लोग उनको एक यूं मानते हैं कि ये बहुत जो है संत हुए हैं और एक समाज सुधारक हुए हैं। नाम तो कबीर कुटी रख लिया। और कबीर जी के बारे में ये कहा जाता है कि कबीर जी जहां वो अपनी बैठक में ताना बाना लगा के अपना जो खड्डी लगाई हुई थी उस पे वो खेस दरिया बुनते थे, तो वो अपने जो है बोलते रहते थे शब्द और दोहे, लोग आके सुनते रहते थे, और उनके लिए खान पान जो व्यवस्था थी वो चलती रहती थी। हम्म। मिलने में बिल्कुल खुले दरवाजे। और खट्टर साहब का बिल्कुल उल्टा हाल है, नाम कबीर कुटी, लेकिन ये किसी से मिलना पसंद नहीं करते थे। ये हम्म। बात जो है बड़ी विरोधाभासी है कि उनका कहा तो उनका कैरेक्टर और उनकी जो व्यवहारिकता है वो साफ दिखाई देती है पर्सनैलिटी में, और वो कबीर एक तरफ और एक तरफ जो है मनोहर लाल खट्टर। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आदमी जो है वो व्यवहार कुछ है और नाम कबीर कुटी। तो ये हम्म। चीजें भी जो है ना सामने आ रही हैं। और उनके बयानात, जैसे एक इलेक्शन में जब वो पहले मुख्यमंत्री थे तो एक जल से जुलूस में उन्होंने जो है किसी ने उनको चांदी का मुकुट किसी ने पहना दिया था, समर्थक ने खुश होकर भावुकता में, तो उन्होंने वहीं उनको जो है हाथ में उनके फरसा था, वो सिंबॉलिक जो अपना एक जल से जुलूस में होता है, भगवान हम्म। परशुराम के नाम पे फरसा, तो उनको उन्होंने मंच वहां बिल्कुल एक वाहन पे खड़े थे, बोला गर्दन काट दूंगा तेरी। तो ये जो चीजें हैं
ये बीजेपी के लिए वाकई जी का जंजाल बन चुकी है। अब मैं रोहतक में रहता हूं, देखिए रोहतक में खट्टर साहब का बहुत समय बीता है। तो बीइंग ए जर्नलिस्ट हम लोग जो है भाजपा के दफ्तर में भी और आरएसएस का जो कार्यालय है रोहतक में ही, वहां भी हम जब मौके में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है या कोई इस तरह का इशू, हम जाते रहे हैं लगातार इस तरह को कवरेज के लिए। तो वहां भी खट्टर साहब जो है प्रेस से या लोगों से बिल्कुल मिलना पसंद नहीं करते, हम्म। बहुत दूरी बना के रखते थे। तो ये हम्म। चीजें दूरियां देखिए, जब तक आरएसएस में या किसी संगठन में आप काम कर रहे हैं इट्स ओके भाई, चलो आप अपना काम कीजिए। लेकिन जब आप पब्लिक में आ जाते हैं और जनता की बात अगर आप नहीं सुनेंगे और अपने समर्थकों की बात सुनने के लिए भी वो तैयार नहीं थे। रोहतक में एक और छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं मैं। गांव हम्म। से एक बुजुर्ग आदमी जो है कोई अपनी कैनाल रेस्ट हाउस में अपनी कोई फरियाद लेके आए, तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने उनको धमकाया कि पहले भी आप मेरे को गांव में मिले थे, ऐसे ये काम नहीं होते हैं, अगली हम्म। बार हुआ तो जेल में डलवा देंगे आपको, आप इस तरह से मत कीजिए। तो आप ये देखिए, बुजुर्ग किसान गांव से आया हुआ है, अब उसको हो सकता है कानून की समझ ना हो। अब जैसे माहौल सारे स्टेट्स में रहता है, मुख्यमंत्री जी के पास हम दरियाफ्त लेके जाएंगे, फरियाद लेके जाएंगे तो हमारी सुनेंगे, लेकिन उन्होंने उनको इस तरह से भड़का दिया पब्लिकली और कहा कि सिक्योरिटी को अगली बार जेल में डाल देंगे तेरे को। तो हम्म। ये जो उनका व्यवहार है, ये वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बन चुका है। और इस तरह के बहुत सारे उदाहरण और दे सकता हूं जहां उनका एरोगेंस और ये चीजें आपको अगर हाँ। हम्म। ध्यान हो तो एक एक बार मुख्यमंत्री थे ये, तो अभी कुछ दिन इसी साल की बात है ये, हिसार के आसपास किसी गांव में जो है कोई सभा हो रही थी। तो हम्म। वहां जो है सरपंच पंच और मेंबर और बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो एक लेडी ने जो उठ के ये कहा कि फतेहाबाद के आसपास की या हिसार के आसपास की बात है, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, है उसी इलाके की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी आप एक काम कीजिए, हमारे यहाँ ना रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, तो हम्म। आप एक जो है ना कोई इंडस्ट्री कोई कारखाना या उद्योग ऐसा स्थापित करा दीजिए कि यहाँ के लोगों को बच्चों को थोड़ा रोजगार मिल जाए, तो आपकी जो बड़ी कृपा होगी। तो खट्टर साहब इस बात पे भी भड़क गए और उन्होंने ऐसा अजीब जवाब दिया, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। और इस बात को सुन के आपको लगेगा या उन लोगों को लगेगा भाई सही मायने में बीजेपी इनसे पिंड क्यों छुड़ाना चाहती है। तो वो बोले कि अच्छा अच्छा, ऐसा है कि अगली बार जब अब चंद्रयान 3 गया है और चंद्रयान 4 हम भेजेंगे ना विमान, तो उसमें बिठा के आपको वहां भेज देंगे। अच्छा। अरे आप देखिए, और वहां देखिए लोग हैरान थे, मंच पे बैठे हुए लोग भी, भारतीय जनता पार्टी के लोग वो भी बड़े हैरान थे, उस हल्के के एमएलए और जो समर्थक लोग थे, नेता लोग थे, वो भी बड़े हैरान थे। भाई एक महिला ने एक सवाल पूछ लिया रोजगार के लिए, आप ये जवाब दे रहे हो कि आपको चंद्रयान भेज देंगे। तो हम्म। पब्लिक डीलिंग जो है वो उनकी इतनी खराब रही है कि लगातार बीजेपी के लिए वो समस्या बनते रहे हैं। लेकिन अब और वो शायद इसी प्रचार में कारण, तो जा रहे हैं, शहर दर शहर जा तो रहे हैं वो। देखिए वो तो ऐसे स्टार प्रचारक हैं, केंद्र में 7वें 8वें नंबर के मंत्री भी हैं, बहुत बड़ा मंत्रालय, बहुत बड़े बजट का मंत्रालय उनको मिला हुआ है, हम्म। और वो प्रचार के लिए निकल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि उनको प्रधानमंत्री जी की रैली में भी आमंत्रित नहीं किया जा रहा, उनको बोलने के लिए भी आमंत्रित नहीं किया जा रहा। इवन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस के ऊपर, हुड्डा सरकार के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए और वो उन्होंने अपना जो है भाषण दिया, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में बताया, हम क्या करेंगे वो बताया। लेकिन हाँ, मनोहर लाल खट्टर दलाल जी और के दामाद की बात साढ़े की। नौ साल के कार्यकाल के किसी भी काम को, किसी विकास को, किसी पॉलिसी को लेके उन्होंने कोई जिक्र तक नहीं किया। इवन पूरे मंच पर जितने भी लोगों को बोलने का मौका मिला, किसी ने भी पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब का नाम नहीं लिया। तो ये जाहिर है और बिल्कुल साबित करता है कि बीजेपी अब प्रचार तो उनसे चाहती है खास पॉकेट्स में, क्योंकि वो पंजाबी समुदाय से आते हैं। तो पहली बार जो है पंजाबी समुदाय का एक मुख्यमंत्री उन्होंने दिया। लेकिन स्थिति यह है कि पब्लिकली जो है स्टार प्रचारक होने के बावजूद भी उनको प्रधानमंत्री जी की रैलियों में नहीं बुलाया जा रहा अब तक। तो कहाँ तो जो है बीजेपी शैलजा और हुड्डा गुट को लेके और शैलजा जी की नाराजगी को लेके या राहुल गांधी के हरियाणा में नए आने को लेके हमलावर थी। लेकिन हम्म। मीडिया के लोगों का और जनता के ये सवाल ही उनके लिए जो है गले की हड्डी फांस बन गए हैं कि भाई आप एक तरफ तो शैलजा और खट्टर उनकी हुड्डा साहब की बात करते हो, लेकिन खट्टर साहब के साथ क्या हो रहा है, वो हम्म। क्यों जो है रैलियों से गायब है, तो ये पंजाबी क्या है। समुदाय में तो ये उनकी सारी क्या चीज अभी, दिखाई देती पंजाबी समुदाय में अभी भी पैठ है उनकी, खट्टर साहब की पैठ है नहीं। पंजाबी समुदाय में? देख, देखिए ऐसा है सर, राजनीति मतलब का वो जो एक वोट दिलवाएंगे क्या, बीजेपी को वोट दिलवाएंगे क्या वो? नहीं सर, ऐसा है कि अगर ऐसा होता तो वो उनको जो है साथ रखा जाता, वो पंजाबी समुदाय से जरूर आते हैं, उनका चेहरा भी इस तरह पेश किया गया था। लेकिन लोग तो उनकी कम्युनिटी के पंजाबी वर्ग के बहुत सारे मेरे मित्र हैं, वो भी नाखुश थे। वे लोग ना तो किसी की सुनते हैं,
ना मिलते हैं, काम का तो बहुत दूर चला गया। अगर हम किसी को लेके चंडीगढ़ मिलने चले गए कि किसी काम के लिए, किसी का व्यक्तिगत काम हो सकता है, किसी कोई सामाजिक काम हो सकता है, कोई नागरिक सुविधा के बारे में बात हो सकती है, वो मिलते ही नहीं थे लोगों से। तो लोगों ने इनसे मिलना छोड़ दिया था, वहां जाना छोड़ दिया था, खुद इनके वर्ग के लोग इनसे नाराज हैं। ये रोहतक के निनाना गांव में पैदा हुए, यहाँ से 10 12 15 किलोमीटर दूर है। वहां हम्म। के लोग कितनी बार गए कि सर यहाँ पानी भर जाता है लगातार, खेतों में, सड़कों पे, गलियों में। उनके बारे में उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। उनके गांव की हालत देखिए आप, पीछे एक बार उन्होंने दौरा किया था, तो वहां हालत हम्म। ये थी, हमारे एक साथी हैं, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, वो पुलिस डिपार्टमेंट में थे, तो वहां जाके सारा चाक चौबंद व्यवस्था पे मुख्यमंत्री जी 2 दिन के बाद वहां वो बता रहे थे खुद, क्या हमें हैरान हो गए कि गांव के बाहर इतना कूड़ा करकट और कीचड़ पानी भरा हुआ है, और वहां से रास्ता बनाना मुख्यमंत्री जी के जाने का। तो बोला, लोग जो है कोस रहे थे कि भाई क्या फायदा, आप मुख्यमंत्री जी आ भी जाएंगे, हमारी समस्याएं तो और बुरा हाल हो गया है। तो वो चीज भी नहीं है कि वो अपने खास वर्ग को, पंजाबी वर्ग को ही लुभा पाए हों, या उनके लिए कुछ इस तरह का कर पाए हों कि वो लोग ही उनकी जय जयकार करें। तो हम्म। इसी कारण जो है मुझे ऐसा लगता है कि उनको अवॉइड किया जा रहा है। अच्छा अच्छा। और जिस तरह से और जिस तरह से उन्होंने सरकार चलाई ना सर, पहले हम्म। 5 साल और फिर अगले 4.5 साल, उसमें भी उनके बहुत सारे ऐसे किस्से हैं कि आप सुनेंगे तो बड़ा जो है, आप हमारे देश के बहुत सारे लोग जो अवेयर है पॉलिटिकल, हरियाणा का आदमी बहुत अवेयर, वो जानता है, और उन हम्म। चीजों को वो दिमाग में रखे हुए है। और क्या उसका किस्से हैं? खामियाजा यकीनन, क्या क्या किस्से हैं? यकीनन जो है वो माहौल, जैसे आप ये देखिए, दूसरा जो कार्यकाल था उनका, उसमें उन्होंने, अनिल विज की इच्छाएं जाहिर हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उन्होंने पहले भी कहा है, उससे पहले भी हर बार वो लगातार जब मौका मिलता है, चुनाव आता, वो ये बात कहते हैं। तो हम्म। दूसरी बार जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी 40 पे आ गई और अल्पमत में आ गई और जजपा के साथ सरकार बनाई, तो वो चाहते थे कि अनिल विज जो है मुख्यमंत्री बने। अनिल विज जी की फरमाइश थी, या हम्म। उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन मनोहर लाल हम्म। खट्टर जी को दोबारा बनाया गया। तो वो हम्म। जो है कि बहुत अच्छा कोई तगड़ा मंत्रालय, वो गृह मंत्रालय जो वो चाहते थे, वो उनको दिया गया। लेकिन आप ये देखिए कि ये पूरे सिस्टम को सिर्फ अपने तरीके से हाँकने के लिए, या प्रशासन को सिर्फ अपनी मुट्ठी में रखने के लिए, खट्टर साहब ने एक नया और नायाब तरीका ये निकाला कि गृह मंत्रालय तो अनिल विज जी को दे दिया गया, लेकिन सीआईडी, इंटेलिजेंस और गुप्त सूचना केंद्र वगैरह, वो सारी रिपोर्टिंग जो वो अपने पास रखी। अब ये अच्छा। बताइए, अब हम्म। बिना हथियार का जो है सैनिक उन्होंने अनिल विज को बना के रख दिया। एक गृह मंत्री के पास अगर वो सीआईडी और इंटेलिजेंस नहीं है, और वो सीधा मुख्यमंत्री को रिपोर्ट कर रही है, तो कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होगी, कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। तो उसमें गृह मंत्री के पास अगर सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय से, मुख्यमंत्री की तरफ से आएगी, तो वो कुछ कर पाएंगे ना। ठीक ठीक। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट तो बहुत मायने रखती है। तो मैं जो जिक्र कर रहा था कि मेवात में, नहलड़ में जो वो यात्रा निकाली गई, उस दौरान जो है काफी भीड़ जो है वो यात्रा निकालने वालों की थी और विरोध करने वाले की थी। एक बहुत बड़ा दंगा हुआ जिसमें जान माल का नुकसान हुआ और गुड़गांव तक उसकी आग फैली, और बहुत एक हरियाणा का जो हम्म। सांप्रदायिक माहौल जो है वो खराब हुआ और तनाव रहा। जी। उसमें क्या हुआ कि ये सारी चीजें हुई, और एसपी साहब वहां से छुट्टी पे गए हुए थे, पलवल के एसपी साहब को वहां मेवात की जिम्मेवारी दे रखी थी, और वो जो 15 दिन से छुट्टी पे थे। अच्छा। अब वे सारी चीजें जो वहां तत्कालीन गृह मंत्री जो अनिल विज है वो देख रहे थे, लेकिन वही बात कि सीआईडी और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट उनके पास नहीं थी। तो दंगा होने के बाद अनिल विज जी का क्या बयान था कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे पास सूचना थी ही नहीं कि इतने लोग वहां तक जमा होंगे, नहीं तो मैं पुलिस फोर्स की वहां तैनाती करा के इस चीज को रोक लेता। तो ये सीधा सीधा एक कटाक्ष जो किया गया था मनोहर लाल खट्टर जी पे कि जी सीआईडी और इंटेलिजेंस तो आपने रख ली, मैं क्या करता। तो हम्म। ये गाज भी खट्टर साहब पे पड़ी कि भाई खट्टर साहब को जब रिपोर्ट हो रहा था, तो वो इस सांप्रदायिक तनाव को और इस माहौल को क्यों नहीं रोक पाए। और एक और सर बड़ी दिलचस्प बात है, देखिए हरियाणा में खट्टर साहब के नेतृत्व में, या जब वो सरकार में मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा में लगभग 4 जो है दंगे फसाद या बवाल हुए, बलवे। तो इसका मतलब है कि नाराजगी जो है वो वाजिब है, ऐसी चीजें थी। और इसका हाँ असर हुई है आपको लगता बिल्कुल। है कि ये इसका असर जो है बीजेपी के को नुकसान पहुंचाएगा? बिल्कुल सर, आप हरियाणा में घूमेंगे देखेंगे तो ये चीज बहुत लगातार जो है लोग महसूस कर रहे हैं। आप जहां भी लोगों से बात करेंगे बहुत नाराज है। किसानों का मुद्दा है, चाहे पहलवानों का है, या खट्टर साहब की जो एरोगेंस के साथ जो उन्होंने व्यवहारिकता के साथ जो लोगों से बात नहीं की। एक देखिए, हरियाणा का आदमी क्या कहता है, या कोई भी आदमी देखिए जो आम नागरिक है, उसकी समस्या कोई सुन ले ना, तो उसकी आधी समस्या वहीं दूर हो जाती है। फिर उसको कर दे तो बहुत बढ़िया, लेकिन आप उसकी सुने ना, उसकी पर्ची तक ना पकड़े, उसका एक एप्लीकेशन तक ना पकड़े, उसकी सुनेंगे नहीं, तो लोग किसी को आप कोई रोजगार मांगे तो उसको चंद्रयान भेज देते हैं। तो ये हम्म। जो चीजें हैं, ये खट्टर साहब के लिए
जो है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए देखिए, खट्टर साहब तो वहां केंद्र में मंत्री बन गए, जब तक सरकार चलेगी वो रहेंगे शायद। और उसके बाद हरियाणा में क्या होगा बीजेपी का, तो उसके लिए ये जी एक जी जो है स्केप गोट लगा लीजिए, या बलि का बकरा किसको बनाया जाएगा। वो लोग नायब सैनिक को कहते हैं कि भी खट्टर साहब की नाराजगी लोगों से थी तो उनका चेहरा हटा दिया गया है, लेकिन वो फिर भी अपने व्यवहार से और अपनी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। आपने ये सब बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, शुक्रिया सर। तो ये थे हरियाणा के सीनियर जर्नलिस्ट वीरेंद्र फोगाट। हम बात कर रहे थे मनोहर लाल खट्टर की, जो हरियाणा में 9.5 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे, और अब जो है कहा जा रहा है कि वो पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए जी का जंजाल बन गए हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी बात। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।